हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, आज क्लास 10th के स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपका कंप्लीट इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे। जिसमें आपको हमने लिखा है 100/100 का वादा। ये बहुत बड़ी बात हमने लिखा है और ये पूरा भी हो सकता है अगर आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरा ग्रामर का हर एक वीडियो आप कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहला डिमांड हमें आया है कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा करा दिया जाए। तो हम पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बच्चों को यहाँ ये टॉपिक भूलता बहुत जल्दी है, तो हमने सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सबसे पहले पता है स्पीच क्या होता है। स्पीच मतलब होता है कथन या वाक्य। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में एक वाक्य देता है, वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है और आपसे पूछता है कि आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसी को कन्वर्जन के हम कई मेथड को सीखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा रूल लगेगा, सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट। जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब वक्ता द्वारा बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए, ज्यों का त्यों कह दिया जाए। जब वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों कह दे तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, जब वक्ता कथन को या कथन का सारांश कहे, न कि ज्यों का त्यों। जब वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों बोलेगा तो डायरेक्ट कहा जाएगा, जबकि जब वक्ता उस बात का संक्षिप्तीकरण करके सारांश कहे, उसका पूरी बात को ज्यों का त्यों ना बोल के उसको समझा के एक संक्षेप में कह दे तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इसी का आपस में परिवर्तन हम सीखेंगे और कुछ बातें इसमें होती हैं इसकी पहचान में और कुछ इसमें होती हैं, वो चीज जानेंगे। तो हमेशा यहाँ पे हम नोट करेंगे एक बात को कि कहीं भी जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच, ये हमेशा क्या होता है, इसमें इन्वर्ट कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं। इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा आते हैं। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता है, तो ये तो मेन पहचान है डायरेक्ट नरेशन की और इनडायरेक्ट नरेशन की कि डायरेक्ट फॉर्म में अगर कोई कथन दिया है तो वो कामा इन्वर्टेड कामा के भीतर भी होगा और वो दो पार्ट में बटा होगा, आरवी और आरएस। आगे इस पे चर्चा करेंगे कि आरवी क्या है, आरएस क्या है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा नहीं होता है। तो आई होप इतना चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो आप बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें और आपको खुद से नोट बनाने का मन कर रहा हो तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के टाइप्स क्या होते हैं। डायरेक्ट नरेशन, ये जो सेंटेंस होगा जो डायरेक्ट में होगा, डायरेक्ट स्पीच में होगा, ये दो पार्ट में बटा होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो शॉर्ट में आर फॉर रिपोर्टिंग एंड वी फॉर वर्ब, आरवी बोलेंगे और ये रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में हम आरएस बोलेंगे। तो अभी हम यहाँ क्लियर करा दे रहे हैं। अब बार बार इस पूरे मीनिंग को ना लिख करके, ना कह के हम इसके शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जब भी हम आरवी बोलेंगे आगे तो आपको समझना है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, और जब भी कभी आगे आरएस बोलेंगे तो आपको समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। अब हमने तो बता दिया कि ये दो टाइप का होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब चलिए जान लेते हैं कि ये होता क्या है।
कैसे रहेगा तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, कैसा दिया होगा तो हम उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। चलिए इस चीज को देखते हैं। तो नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब ये क्या होता है? रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता कथन को जिस फाइनाइट वर्ब में कहना आरंभ करता है उसे आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। द वर्ब which introduce the reported speech is called reported speech, reporting verb, reporting verb। देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? आरवी। रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता जिस कथन को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना शुरू करता है उसे आरवी कहते हैं। यानी वक्ता वाक्य को कहना जिस सेंटेंस में शुरू करता है, जिस वर्ब के साथ, यानी वर्ब का मतलब ये होता है कि किस टेंस में। यहाँ फाइनाइट वर्ब से मतलब है कि टेंस की बात हो रही है कि किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता अपने कथन को जिस फाइनाइट वर्ब में शुरू करता है कहना, उसी को आरवी कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या हो जाएगी परिभाषा? द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ऐसी क्रिया या ऐसी फाइनाइट वर्ब जो क्या करती है? रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है, उसका परिचय बताती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में एक और चीज जान लेते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं ऊपर ही। यह इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, बाहर होता। तो डायरेक्ट में दो पार्ट हैं। डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट में टूटा होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब में अपनी बात को कहना शुरू करता है उस वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि सेंटेंस के शुरुआती पोर्शन जिसमें आरएस के बारे में बताया जाता है कि आरएस में जो कहा जा रहा है, जो बात, वो कौन किसके लिए बोल रहा है, वही आरवी कहलाता है। द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब which introduce the reported speech is called reporting verb। और ये हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। चलिए अब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानते हैं। दूसरा टाइप हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जान लेते हैं क्या होता है। वक्ता के द्वारा जो बात कहा जाता है उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, स्पीच कहते हैं। वक्ता जो बात कहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जिस फाइनाइट वर्ब में वक्ता बात कहना शुरू करता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो बात वो बोलता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब डेफिनेशन से शायद आपको ये बात क्लियर नहीं हुआ होगा। अब उदाहरण लेते हैं तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि आरएस क्या है और आरवी क्या है। एग्जाम्पल लिखते हैं। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, विल यू गिव मी योर पेन। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, ये क्या है? एक डायरेक्ट वाक्य है, एक डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है। कह रहा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा विल यू गिव मी योर पेन। वह बोला क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कामा बता रहा है कि ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। इसके पहले हमने डिस्कस किया है जब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताया कि हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कामा के
इसमें रहते हैं, और जबकि इनडायरेक्ट में नहीं होता है। तो वाक्य तो डायरेक्ट नरेशन का है, ये दो पार्ट में है, तो इसके दो पार्ट देखते हैं। यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कामा के बाहर एक पार्ट होता है, और एक कॉमा और इन्वर्टेड कामा के भीतर एक पार्ट होता है। यही हमारा आरबी और आरएस होता है। कॉमा और इन्वर्टेड कामा के बाहर का पोर्शन जो है, यही हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसको शॉर्ट में हम आरबी बोलते हैं। और जो कामा और इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, यही हमारा क्या है, आरएस है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो आगे से जब भी किसी वाक्य में हम देखेंगे डायरेक्ट वाक्य को, तो वहां दो पार्ट में ये मिलेगा, एक कॉमा इन्वर्टेड कामा के बाहर और एक कॉमा और इन्वर्टेड कामा के भीतर। तो जो बाहर का भाग होगा उसको आरबी बोलेंगे, जो भीतर का भाग होगा उसको आरएस बोलेंगे। और जो भी परिवर्तन होगा इस आरबी के हिसाब से ही होगा। आरएस में जो भी चेंजेस आएंगे किसकी वजह से आएंगे, आरबी के हिसाब से आएंगे। तो ये रहा हमारा आरबी, ये रहा हमारा आरएस। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, आरबी क्या है, आरएस क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के सामान्य नियम। अब चलिए मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक हमने जो किया वो क्या था, उसके बारे में था कि क्या चीजें किसको क्या क्या कहते हैं, आरएस क्या है, आरबी क्या है। यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे बदलाव होगा। मेन यहाँ से आप फोकस करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन होता है, उसके बदलने के सामान्य नियम क्या है। जो मुख्य नियम है वो टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा। सामान्य नियम के अंतर्गत हम ऑल ओवर देखेंगे कि कौन कौन सा परिवर्तन होगा। नंबर 1, हम पॉइंट वाइज इसको बताते जाते हैं कि कैसे सामान्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जो चाहे कोई भी किसी भी टेंस में आरबी हो तो वो नियम लगता ही लगता है हर टेंस के लिए। बाकी टेंस वाइज हम अलग से सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा और इन्वर्टेड कामा होता है, इसको क्या करते हैं, को हटाकर कंजंक्शन दैट या इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड WH लगाते हैं। नंबर 1 काम हमारा होता है कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं, या जहां जरूरत होती है इफ या वेदर लगाते हैं। जहां जरूरत होती है WH वर्ड का मतलब है ये क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं जो प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आएंगे। तो ये कहाँ दैट लगेगा, कहाँ इफ लगेगा, कहाँ वेदर लगेगा, इसके बारे में अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पे लगेगा हम एक एक करके सबका यूज बताएंगे, कहाँ हमें दैट लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। अभी बस इतना जानना है कि सामान्य नियम में क्या होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते टाइम कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इतने कंजंक्शन में से भाव के अनुसार कोई एक लगाते हैं जहां जिसका भाव हो। दूसरा क्या परिवर्तन होगा, आरबी में आए हुए से या सेज या सेड को, दूसरा परिवर्तन क्या है, आरबी में आए हुए से, सेज या सेड को टेल या टेल्स, क्रमशः टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। कब, से होगा तो टेल हो जाएगा, सेज होगा तो टेल्स हो जाएगा, सेड होगा तो टोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये परिवर्तन कब होगा, जब यहाँ पे से या सेज या सेड के बाद टू भी रहे और प्लस ऑब्जेक्ट भी दिया हो। ये दो चीजें और भी दी होंगी तभी ये परिवर्तन होंगे। अन्यथा अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट और टू नहीं देगा तो से का से ही रह जाएगा, सेज का सेज ही रह जाएगा, सेड का सेड ही रह जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर टू और ऑब्जेक्ट है तो ही ये परिवर्तन होना है, अन्यथा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम सेंटेंस में जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये बात क्लियर करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा परिवर्तन क्या होगा, भाव के अनुसार
आरएस में सब्जेक्ट और पर्सन का भी बदलाव करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन क्या है कि आरएस का जो सेंटेंस है, जो स्पीच होगा, उसमें भी बदलाव करते हैं। क्या चीज बदलाव करते हैं? जैसा भाव हो उस हिसाब से सब्जेक्ट में परिवर्तन कर देते हैं, उसका पर्सन में परिवर्तन कर देते हैं। पर्सन क्या होता है? ये प्रोनाउन के पार्ट होते हैं। प्रोनाउन में आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा पहले कभी, तो वो पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है कि उसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे कि ये प्रोनाउन या पर्सन कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे जैसा भाव होगा उस हिसाब से बदल जाए। ओवरऑल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सामान्य नियम क्या है। अभी पर्सन कैसे बदलेगा, सारी चीजें फिर से आपको जब टॉपिक वाइज लेंगे तब ये क्लियर कराया जाएगी कि पर्सन है क्या, इसमें बदलाव कैसे होगा। तो फिलहाल ये 3 मेन परिवर्तन होते हैं जो सब पे लागू होंगे कि आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। इन सब में से भाव के अनुसार कोई एक कंजंक्शन लग जाएगा। आरबी में आया हुआ से, सेड, अगर 2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल जाएगा। और भाव के अनुसार आरएस में सब्जेक्ट और पर्सन भी बदल जाएगा। चलिए आगे की बदलाव देखते हैं। चौथा नंबर क्या है कि आरवी का टेंस कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलेगा। ये बात भी नोट रखना। आरएस में चाहे जितना मर्जी उतना परिवर्तन हो जाए, पर आरवी अपना नहीं बदलेगा, जिस टेंस में है वैसे ही रहेगा। हाँ, सेज का जरूरत पड़ने पर टेल या टेल्स, सेड का टोल्ड हो जाएगा, लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। आगे भी कुछ परिवर्तन होंगे, उसको देखते हैं। पांचवा पॉइंट है भाव के अनुसार टेंस में भी परिवर्तन होगा। ये भी मेन पॉइंट है कि भाव के अनुसार टेंस में भी परिवर्तन होगा। हालांकि बहुत सी ऐसी टेंस में है जहां पे परिवर्तन नहीं होगा, तो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इस जगह पे हमें अभी ये डिसाइड नहीं करना है। उसको आपको बताया जाएगा कि कहाँ हमें बदलना है टेंस, कहाँ नहीं बदलना है, सारी चीजें बताई जाएंगी। आज के लेक्चर में हमने बस इतना किया कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एनालिसिस क्या है, और इसमें डायरेक्ट का पार्ट देखा कि आरएस आरबी क्या होता है, इसके बारे में जाना, और सामान्य परिवर्तन के नियम देख लिया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस कितने टाइप का होगा और उसको बदलने के एक एक करके नियम सीखेंगे। उसके बाद आपको सारे सेंटेंस के टाइप्स कराए जाएंगे और टाइप वाइज आपका इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्जन सिखाया जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए, और आपको किस लेक्चर पे, किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आप जरूर उसको कमेंट करिए। मैं उस पर जरूर विचार करूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए इससे, क्योंकि हम पूरा आपका ग्रामर कवर कराएंगे इससे, और 1 बाय 1 सिस्टमेटिक तरीके से आप देखेंगे तो आपका 100 बाय 100 पक्का है कि उतने नंबर आप करके ही आओगे। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।